ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज नंबर 10 जो कि बिहार एसआई प्री और ईएसआई प्री के लिए चलाया जा रहा है। 1 से 9 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे तो वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अब मेंस का जो सेट है वो आप लोगों को डेली प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस्ड हो चुका है। तो इसके कारण मोस्ट प्रॉब्ली है कि उस डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसके कारण अब जो मेंस का जो आप लोगों का सेट है वो भी आप लोगों को जल्द ही डेली बेस पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से हो सके। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का वो दरबारी था। जहांगीर के दरबार में कुछ और प्रमुख चित्रकार रहते थे, जैसे कि अबुल हसन हो गया, आगा रजा हो गया, मोहम्मद नासिर, बिसान दास, फारूक बेग, मनोहर। ये सारे जो चित्रकार थे वो जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में जाने जाते थे। जहांगीर से एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो चित्रकार का नाम अभी हमने पढ़ा आगा रजा, इसी के नेतृत्व में आगरा में जहांगीर ने एक चित्रणशाला की भी स्थापना करवाया था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा था कि कोई भी चित्र हो, चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं यह किस चित्रकार की कृति है। अगर हम बात अकबर की करते हैं तो अकबर से भी याद रखिएगा, अकबर के दरबार को सुशोभित करने के लिए 9 रत्न थे। जो 9 रत्न का नाम मैं बोल देता हूँ: अबुल फजल, फैजी, तामसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। तो ये आप नाम याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, 4 नाम दे दिया जाता है और ऑप्शन में बोल दिया जाता था कौन नहीं है, तो नाम आप एटलीस्ट एक बार दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नांकित में से किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की, तो भारत और बांग्लादेश जो है वो भारत जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। 4096 किलोमीटर जो कि मैक्सिमम है वो भारत और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम भारत जो करता है वो अफगानिस्तान के साथ करता है। अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ मिलता है। पहला है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, 4। मेघालय भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है, आसाम भी है, साथ ही साथ एक और राज्य याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। एक चीज यहां से एक और याद रखिएगा कि जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा है उसको जीरो लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो जो राइडर कप है वो गोल्फ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। अगर हम बात फुटबॉल की करते हैं तो फुटबॉल से याद रखिएगा डुरंड कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी। अगर हम बात बैडमिंटन की करते हैं तो बैडमिंटन से याद रखिएगा नारंग कप, अमृत दीवान कप। अगर हम बात गोल्फ की करते हैं तो गोल्फ से राइडर कप के साथ साथ और याद रखिएगा बाकर कप और सर्किट कप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। अगर हम बात करते हैं भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य की, तो ये गोवा में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपसे पूछ दे गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, तब वो बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा जिला में स्थित है। अगर हम बात कुछ और वन्य जीव अभयारण्य की करते हैं तो यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी से याद रखिएगा कैमूर, महावीर स्वामी, ओखला पक्षी और पटना पक्षी विहार। अगर हम बात बिहार की करते हैं तो बिहार से याद रखिएगा भीम बांध, कांबर झील, कैमूर, वाल्मीकि। अगर हम बात कर्नाटक की करते हैं तो कर्नाटक से याद रखिएगा घाट प्रभा, तालकाबेरी, चिंचोली, डांडेली। अगर हम बात वन्य जीव अभयारण्य की करते हैं तो याद रखिएगा भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव अभयारण्य पारित किया गया था और उसी के अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन प्राणी अभयारण्यों की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। अगर हम बात पदार्थ की चौथी अवस्था की करते हैं तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं याद रखिएगा, ठोस, तरल, वाष्प, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। तो यहाँ चौथी अवस्था पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो इसी अवस्था में जो कण होता है वो अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक
उत्तेजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो ये जनरली होगा 5.5 या 5.6 से कम होने पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 या कम होने पर। अगर हम बात करते हैं पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल देखिए 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से जो अधिक होगा वो क्षारीय होगा। सोरेन सेन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था। हमारा शरीर जो है वो 7 से लेकर 7.8 तक 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। और अगर हम बात करते हैं पीएच की, तो पीएच क्या है? एक संख्यात्मक मापक है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा के लिए, तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 जो था वो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए था। 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 208 सीट जो थी वो कांग्रेस को मिला था, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला था और 7 सीट जो था वो अन्य विभिन्न दलों को और 8 सीट स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अगर हम बात करते हैं संविधान का वो कौन सा भाग है, तो ये है संविधान का भाग 3, जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार का वर्णन पढ़ते हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 की अगर बात करते हैं तो इसको भारत का अधिकार पत्र यानी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। और अनुच्छेद 32 के तहत जो है भी कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन की बात हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की, तो इसकी जो शुरुआत है वो बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, जो कि कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद ये किया गया था। अगर हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की, तो देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1950 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था और इसके निर्णय की घोषणा जो थी वो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो अगर हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के, तो सबसे प्रमुख जो नेता हैं वो हैं राजकुमार शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। राजकुमार जो शुक्ल थे उन्हें नहीं गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। जब राजकुमार शुक्ल की अगर बात करते हैं, तो जब 1929 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो एक अंग्रेज अधिकारी था एमन, वो इनके श्राद्ध के लिए 300 रुपये भेजा था और कहा था कि चंपारण का अकेला मर्द अगर कोई है तो वो है राजकुमार शुक्ल। अगर हम बात करते हैं भारत में सत्याग्रह का, तो भारत में सत्याग्रह का भी पहला प्रयोग 1917 के चंपारण बिहार से ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए ये जो रिपोर्ट है और रैंकिंग है, उससे 3 चीज़ें आपको पता होना आवश्यक है। पहला, उसमें भारत का स्थान, दूसरा उसका जारीकर्ता और तीसरा उसमें प्रथम स्थान पर कौन है। तो जारीकर्ता भी आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। विश्व बैंक से और याद रखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। अगर हम बात विश्व बैंक की करते हैं, तो इसकी स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, अध्यक्ष डेविड मालपास और मेंबर कंट्री 189। अगर हम बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945, वाशिंगटन डीसी और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगर हम बात विश्व आर्थिक मंच की करते हैं, तो इससे याद रखिएगा ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये सब जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और इसकी स्थापना 1971 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। बात कर लेते हैं पहले कर की।
कर जनरली दो टाइप का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अगर हम बात प्रत्यक्ष कर की करते हैं तो वैसा कर जिसका मौद्रिक और वास्तविक बोझ उसी व्यक्ति पर पड़े जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है, वैसे कर को हम लोग प्रत्यक्ष कर करते हैं। अगर हम बात अप्रत्यक्ष कर की करते हैं तो जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो यहां आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है यानी अप्रत्यक्ष कर है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। जो कस्टम ड्यूटी है वो केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है, तो ये जो है वो यूरेनियम का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें लगभग 53% भाग जो होता है वो यूरेनियम पाया जाता है। अगर हम बात यूरेनियम की करते हैं तो यूरेनियम के उत्पादन में भारत में सबसे प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश और पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। अगर हम बात द्विनाम पद्धति के करते हैं तो इसके प्रतिपादक थे कैरोलस लिनियस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात डार्विन की करते हैं तो डार्विन से याद रखिएगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कर्म विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। यही आपसे लार्ज इंटेस्टाइन की पूछ लेगा तब उसकी लंबाई कम होगी और उसकी लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर के पास होती है। अगर हम बात छोटी आंत की करते हैं तो छोटी आंत से याद रखिएगा यहीं पे क्या होता है, भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो यह किया गया है 7वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात 7वें संविधान संशोधन की करते हैं तो इसी के तहत ये कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान होगा। अगर हम बात करते हैं ये 7वां संविधान संशोधन का तो ये हुआ है 1956 में और इसी संशोधन के द्वारा भाषियों आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। अगर हम बात राज्यपाल की करते हैं तो राज्यपाल से याद रखिएगा ये है अनुच्छेद 153 में। अगर हम बात 24वां संविधान संशोधन की करते हैं तो ये है 1971 और इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इसी शक्ति को स्पष्ट किया गया है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। अगर हम बात 42वां संविधान संशोधन की करते हैं तो ये है 1976। अगर हम बात 42वां संविधान संशोधन की करते हैं तो इसमें कहा गया है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, लोकसभा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था और संसद विधानमंडल कोरम को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर जैसे ही हम लोग 44वां संविधान संशोधन 1978 में आते हैं तो लोकसभा विधानसभा को पुनः 5 वर्षों के लिए कर दिया गया था, संसद विधान कोरम मंडल को फिर से पहले जैसा कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बिहार में पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। जैसे ही बात आ गया राज्य वित्त आयोग का तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और अगर हम बात करते हैं ये राज्य वित्त आयोग का तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अगर हम बात यहीं पे राज्यपाल के कुछ और कार्य के कर लेते हैं तो राज्यपाल का कुछ और कार्य है, जैसे वो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है, मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है और राज्य के अन्य उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गीत गोविंद के रचयिता जगदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। तो ये जो थे ये धर्मपाल के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। सॉरी लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात लक्ष्मण सेन की करते हैं तो लक्ष्मण सेन स्वीकृत बंगाल के अंतिम हिंदू शासक था। अगर हम बात कनिष्क की करते हैं तो ये कुषाण वंश का राजा था, इन्होंने शक संवत चलाया था और वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन ये सब कनिष्क के दरबार के ही विभूति थे। अगर हम बात करते हैं कनिष्क की तो इससे याद रखिएगा इसका एक राज्य कवि था जिसका नाम था अश्वघोष।
उसने ही बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। इसका एक राजवैद्य था चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की। अगर हम बात चंद्रगुप्त द्वितीय की करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय से याद रखिएगा, जो संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे कालिदास, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। और इनके दरबार में कुछ और रहने वाले जो प्रमुख विद्वान थे वो जैसे थे बारहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त। अगर हम बात धर्मपाल की करते हैं तो इनसे याद रखिएगा, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और एक गुजराती कवि थे सोरठल, उसने इन्हें उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगर हम बात हंटर कमेटी की करते हैं तो हंटर कमेटी में देखिए हुआ क्या था। ये 1882 की बात है, जब लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्रों में हुए विकास के लिए एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग ने भारतीय प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश किया था और इसने संस्थाओं के सहयोग राशि बढ़ाने और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने की सलाह दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा को। अगर हम बात लॉर्ड रिपन की करते हैं तो इसने 1881 में एक प्रथम कारखाना अधिनियम भी लेकर आया था, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में काम करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को सिर्फ 9 घंटे मैक्सिमम कार्य करने की अनुमति दी गई थी। अगर हम बात हंटर कमेटी की करते हैं, यहाँ पे देखिए हंटर कमीशन है, हंटर कमेटी की बात करते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट जो था वो प्रकाशित किया था 28 मई 1920 को और वो जलियांवाला बाग से संबंधित था। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 की तो वो संबंधित है अनुसूचित जाति क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान करते हैं तब हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 332 और यही अगर विधानसभा के जगह यहाँ लोकसभा पूछ दे तब हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बिहार का पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। तो बिहार में अगर पंचायत का मुखिया हो या उप मुखिया हो वो अपना त्यागपत्र जो है वो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। अगर हम बात द्वीप की करते हैं तो द्वीप जो है वो एक द्वीप है जो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी तट से दूर स्थित एक द्वीप है जो एक ज्वार भाटा के कारण भूमि से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है। अगर हम बात भू आवेशित की करते हैं तो एक ऐसा देश जिसके चारों ओर देश हो या जिसकी सीमा जो है वो समुद्र से ना लगती हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। अगर हम बात पूरे विश्व की करते हैं तो टोटल 44 देश जो है वो भू आवेशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख खारवेल सुमेलित है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन सुमेलित है, एहोल अभिलेख स्कंदगुप्त सुमेलित नहीं है क्योंकि एहोल अभिलेख का जो संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से है और इसके लेखक का नाम है रवि कृति। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एहोल अभिलेख। अगर हम बात स्कंदगुप्त की करते हैं तो स्कंदगुप्त से याद रखिएगा इन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना हुई थी। देखिए अगर हम बात करते हैं विनय पिटक और सूत पिटक की तो ये जो रचना हुई थी वो प्रथम बौद्ध संगति जो राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, इसी के बाद विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी। इसी बौद्ध संगति के दौरान ये किया गया था और विनय पिटक और सूत पिटक की रचना जो है वो उपाली और आनंद के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बौद्ध संगति के बाद। अगर हम बात करते हैं तो 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। पहला राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में और चौथा कुंडलबन कनिष्क के शासनकाल में। और चौथे बौद्ध संगति के बाद जो था वो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अल-बुरूनी के द्वारा, जो कि महमूद गजनी के दरबार में रहता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये इसका वर्णन कहाँ किया है? इसका जो वर्णन है वो अपने एक प्रसिद्ध पुस्तक है उसका किताब-उल-हिंद, उसी में इसका वर्णन वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो अगर हम बात करते हैं ग्रीष्म काल की में आने वाले तूफानों को काल बैसाखी, तो ये बोला जाता है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल जो है वो चावल और जूट उत्पादन में भारत का सबसे प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर ही फरवरी 1937 में चुनाव करवाया गया था। कुल 11 प्रांतों में से 5 प्रांत की अगर हम बात करते हैं, वो 5 प्रांत था मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। इसमें कांग्रेस जो था वो पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, और बाद बाकी 3 प्रांतों में जो है मुंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसमें जो था वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और गठबंधन का सरकार बनाई थी। तो टोटल 5 और 3 यानी कांग्रेस जो था वो 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता समिति की अगर बात करते हैं तो इसने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय मॉडल की अनुशंसा किया था, जो कि फिर बाद में अभी जो अडॉप्टेड है वो बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किए थे उनके आधार पर है। तो अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक मेहता समिति इसकी अगर बात करते हैं तो 1977, बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं तो 1957। कुछ और समितियां याद रखिएगा, जैसे पीके राय समिति है 1956 और एल.एम. सिंघवी समिति है 1986। अगर हम बात पंचायती राज की करते हैं तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगौड़ जिले से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आबिद हुसैन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो आबिद हुसैन समिति की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो लघु उद्योग से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात राष्ट्रीय आय करते हैं तो राष्ट्रीय आय से याद रखिएगा महान लोभी समिति। अगर हम बात अप्रत्यक्ष की करते हैं तो अप्रत्यक्ष से याद रखिएगा रेखी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत है वो बीडल एवं टैटम के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीडल एवं टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर हम बात हरगोविंद खुराना की करते हैं तो हरगोविंद खुराना जो थे वो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। वाटसन एंड क्रिक की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सुमेलित करने के लिए अगर हम बात की करते हैं तो ये मैच करेगा पॉलीपेप्टाइड के अमीनो अम्ल से यानी 3 से। अगर हम बात माल्टोज की करते हैं तो ये मिलेगा माल्टोज को ग्लूकोज में, तो ये ए के साथ मैच करेगा। अगर हम बात करते हैं लाइपेज तो ये मैच करेगा शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, तो ये सेकंड से मैच करेगा। सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। अगर हम बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 कि पदार्थ का परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिए थे जॉन डाल्टन ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। रदरफोर्ड से याद रखिएगा न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जे थॉमसन से याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और बोर से याद रखिएगा बोर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है धान से निकलने वाली गैस है। तो धान से इथेन भी निकलता है, मीथेन भी और नाइट्रोजन भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगर हम बात धान की करते हैं तो मतलब चावल की करते हैं तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना और भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो अगर हम बात गुरुत्वाकर्षण बल की करते हैं तो इसका जो न्यूनतम होगा वो विषुवत रेखा पर होगा और जो मैक्सिमम होगा वो ध्रुवों पर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारतीय संसद में शून्यकाल शुरू होता है। तो जनरली जो प्रश्नकाल होता है उसका समय है दोपहर को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक और प्रश्नकाल के ठीक बाद जो होता है वो शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोपहर 12 बजे। अगर हम बात करते हैं शून्यकाल की तो शून्यकाल का जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में
कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात अनुच्छेद 20 की करते हैं तो ये है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है और अनुच्छेद 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मिलान करने। अगर हम बात विटामिन B1 की करते हैं तो ये थाइमिन के साथ मैच करेगा, इसका केमिकल नेम है। विटामिन B3 की अगर हम लोग केमिकल नेम की बात करते हैं तो ये है निकोटेनिक अम्ल। विटामिन E का केमिकल नेम है टेकोफेरॉल और विटामिन K का केमिकल नेम है नेफ्थोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्न में से कौन गर्भ हार्मोन है? तो अगर हम बात गर्भ हार्मोन की करते हैं तो ये है प्रोजेस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव जो है वो पूर्वी तट पर सुंदरबन यानी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? देखिए ध्वनि की अगर बात करते हैं तो ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और ध्वनि जो है वो वैक्यूम में नहीं चलता है। तो ध्वनि में निर्वात की जो चाल होगी वो होगी 0 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है एक वर्णाध पुरुष व समान महिला के संतानों में पुत्रों के वर्णाध होने की संभावना कितनी है? तो पुत्रों के वर्णाध होने की संभावना की अगर बात करते हैं तो वो है 0%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? तो अभी बैंकों का एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ है, निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। तो पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुआ है अगर हम बात करते हैं तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगर हम बात पंजाब नेशनल बैंक की करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक का जो गठन है वो 1894 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये रिसेंटली किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो यहाँ विधानसभा सीट है 176 और विधान परिषद की सीटें हैं 58। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर का नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये किया जाएगा गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी। यहाँ के गवर्नर का नाम है श्री आचार्य देवव्रत और गुजरात जो है वो कपास और मूंगफली उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात इसरो की करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसे 1969 में इसको फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई और अभी तत्कालीन इसके डायरेक्टर का नाम है के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है फरवरी 2020 में विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो फरवरी 2020 की अगर बात करते हैं तो विश्व में सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो अंग्रेजी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात हिंदी की करते हैं तो हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला निम्न में से कौन राज्य है? तो 17वीं लोकसभा की अगर बात करते हैं तो बिहार राज्य में ही सर्वाधिक लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये एमपी में, आप लोग मध्य प्रदेश में सुने होंगे वन विहार नेशनल पार्क। तो वन विहार जो है वही ये QR कोड लगाने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश।
अगर हम बात कुछ और नेशनल पार्क की करते हैं तो कर्नाटक से याद रखिएगा अंसी, बांदीपुर, नागरहौल, बनरघट्टा, कुंदेरमुख। अगर हम बात महाराष्ट्र की करते हैं तो महाराष्ट्र से याद रखिएगा चांदोली, टडोबा, नवेगांव, पेंच, गोगामल, बोरीबिली। अगर हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पेंच, सतपुड़ा, बनबिहार, पन्ना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो अगर हम बात कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इस क्वेश्चन 19वां एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन में होगा, ये बिल्कुल सही है। इस खेल का शुभांकर 3 रोबोट को चुना गया है। इस खेल का आयोजन झोंगयांग प्रांत में किया जाएगा, तो ये तीनों सही है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात 20वां एशियाई खेल की करते हैं तो 20वां एशियाई खेल जो है वो 2026 में होगा, नगोया जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है। तो ये किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के माध्यम से इसने आवश्यक दवाई और अस्पतालों के उपयोग संबंधित कुछ सामग्री थी उसको मालदीव पहुंचाया था। अगर हम बात वायुसेना की करते हैं तो वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो हैं RKS भदौरिया जो कि 26वें प्रमुख है। अगर हम बात थल सेना की करते हैं तो वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे जो कि 28वें प्रमुख हैं। और नौसेना की अगर बात करते हैं तो वो हैं करमबीर सिंह जो कि 24वें प्रमुख हैं। अगर हम बात CRPF की करते हैं तो CRPF के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया है। तो ये जो मंत्रालय है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया है। तो अर्थ आवर डे की अगर बात करते हैं तो ये हर वर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और 1 घंटे के लिए सारे बल्ब को बंद कर दिया जाता है। बिजली के सारे उपकरण, सारे बल्ब को बंद कर दिया जाता है। और इस वर्ष ये जो था वो 28 मार्च को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 मार्च को मनाया गया। अगर हम बात करते हैं मार्च की, तो मार्च में कुछ अनइम्पॉर्टेंट दिवस हैं जो आपको याद रखना होगा। जैसे 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस या फिर बिहार दिवस भी, और 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का थीम क्या था। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की अगर बात करते हैं तो थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा किया है। तो ये किया है उत्तराखंड के सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड के CM का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से कुछ योजनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अटल आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है अंडमान एंड निकोबार का था है एबरडीन पुलिस स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। इससे पहले मिला था कालू पुलिस स्टेशन बीकानेर को। अगर हम बात अंडमान निकोबार की करते हैं तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किस भाषा के लिए दिया गया है। तो ये एक मलयालम कवि हैं, मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जिनको मिला है उनका नाम है अकितम अच्युतम नब्बू देरी। क्लियर है। और अगर हम बात 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की करते हैं तो ये मिला था अंग्रेजी भाषा के लिए अमिताभ घोष को। 2019 का कुछ और इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है जो आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे 2019 का व्यास सम्मान मिला है नासिरा शर्मा को, 2019 का सरस्वती सम्मान मिला है वासुदेव मोही को, 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है विश्वनाथन प्रसाद तिवारी को और 2019 का बिहारी पुरस्कार मिला है डॉक्टर एदान सिंह भाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में
आपको गलत और सही गलत बताना है। एक साइड आईसीसी अवार्ड्स 2019 के नाम दिए हुए हैं और दूसरे साइड वो किनको मिला है, वो खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को मिला है, बिल्कुल सही है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को नहीं मिला है, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द मिला है रोहित शर्मा को। ठीक है, विराट कोहली की अगर हम बात करते हैं तो विराट कोहली को मिला है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। ठीक है, ओडीआई महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर बात करते हैं तो अलीसे परी, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात कुछ और अवार्ड्स की करते हैं आईसीसी अवार्ड से ही रिलेटेड, तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मिला है दीपक चहर को, जो कि इंडिया के हैं। और एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रिचर्ड इलंगबर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ई धरती ऐप किस मंत्रालय या संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो ई धरती जो ऐप जो है वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसमें ऑनलाइन प्रणाली के तहत 3 मुख्य कार्य हैं: परिवर्तन, प्रतिस्थापन और दखल खारिज ऑनलाइन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगर हम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की बात करते हैं तो इनके जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभाव के, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा नहीं है। एक साइड पीएसएलवी का दिया हुआ है, पीएसएलवी होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर हम बात करते हैं तो पीएसएलवी कौन सा सही है, तो ये है पीएसएलवी C46। ठीक है, जो कि रीसेट 2B को लेके गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात PSLV 44 की करते हैं तो ये माइक्रो क्रेसेट आर और क्लाइसेमेट 2। अगर हम बात PSLV C45 की करते हैं तो ये एमीसेट और 28 छोटे विदेशी उपग्रह को लेके गया है। और अगर हम बात PSLV 47 की करते हैं तो ये कार्टोसैट 3 को लेके गया है। क्लियर है, चलिए। तो ये देखिए PSLV C47 भी 3 है, कार्टोसैट 3 ये इसको लेके गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना से मौत हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर मौत की संख्या पूछेगा तब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर आपसे यही पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ हुआ है, तब आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो किया गया है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है आजाद पटन जल विद्युत परियोजनाओं को निर्माण को लेकर किन 2 देशों के बीच मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये जो हुआ है वो चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। ये जो है वो चीन और पाकिस्तान के मध्य जो POK क्षेत्र है उसमें झेलम नदी पर 700 मेगावाट का ये जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है। इससे पहले दोनों देश के बीच एक और भी था, कोहाला जल विद्युत परियोजना को लेकर समझौता हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर पहला राज्य पूछे तब हो जाएगा आंसर केरल। क्लियर है। अगर हम बात नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA की करते हैं तो नागरिकता संशोधन बिल जो था वो 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित हुआ था, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो गए थे। अगर हम बात करते हैं नागरिकता अधिनियम की तो सबसे पहले जो नागरिकता अधिनियम है वो 1955 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये किया गया 36वां संविधान संशोधन के द्वारा और ये भारत का 22वां राज्य बना है। तो 36वां संविधान संशोधन जो कि हुआ है 1975 में और इसी के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। अगर कुछ और अनइम्पॉर्टेंट का अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को पूर्ण दर्जा दिया गया, 22वां संविधान संशोधन 1969 आसाम से अलग करके मेघालय को बनाया गया, 14वां संविधान संशोधन 1963 पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, 53वां संविधान संशोधन 1946 मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, 55वां संविधान संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया और 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है।
तो इसमें सुमेलित नहीं है अनुच्छेद 243, क्योंकि अनुच्छेद 243 आप लोग जानते ही हैं पंचायती राज व्यवस्था है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 233 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अगर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन की तो ये होगा साइलेंट वैली। अगर हम बात करते हैं शंकु वृक्ष वन की तो होगा हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति तो सुंदरबन, और पतझड़ वन राजस्थान के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले का समूह कौन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं बिहार के जिले, तो बिहार का 7 जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं भारत और नेपाल की सीमा की, तब 1751 किलोमीटर के साथ सीमा शेयर करता है। 5 राज्यों सीमा बनाते हैं, वो 5 राज्य है यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगर हम बात करते हैं पखुई वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो पखुई के साथ साथ याद रखिएगा सेसा ऑर्किड। अगर हम बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम से याद रखिएगा दम्पा, थोराटलांग। और अगर हम बात नागालैंड की करते हैं, तो नागालैंड से याद रखिएगा फाकिम वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कर्मा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कर्मा जो है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ से और कुछ लोक नृत्य याद रखिएगा, जैसे झूमर, डागला, पाली, नवारानी, दिवाली। अगर हम बात आसाम की करते हैं, तो आसाम से याद रखिएगा बिहू, नट पूजा, महाराष्ट्र खेल गोपाल, नागा नृत्य। अगर हम बात उड़ीसा की करते हैं, तो उड़ीसा से याद रखिएगा सवारी, घूमरा, मुनारी, छऊ। केरल की अगर बात करते हैं, तो केरल से याद रखिएगा ओट्टम, कालियट्टम, थुलाल। ये सारे केरल के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। लखनऊ से और याद रखिएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी है जो लखनऊ में स्थित है। अगर हम बात कलकत्ता की करते हैं, तो कलकत्ता से याद रखिएगा जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अगर हम बात नई दिल्ली की करते हैं, तो नई दिल्ली से याद रखिएगा कृषि अनुसंधान संस्थान, मौसम विज्ञान संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान। देहरादून की अगर बात करते हैं, तो देहरादून से याद रखिएगा वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये करता है रैयतबाड़ी व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है वो मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इसमें भूमि पर खेती करने वाला भूस्वामी होता था जो सरकार को भूमि कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो समावेशी विकास सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच और भी कुछ रिपोर्ट जारी करता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक। अगर हम बात विश्व आर्थिक मंच की करते हैं, तो इसकी स्थापना 1971 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई थी। निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें से सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इंदौर के होलकरों ने नहीं शामिल हुआ था इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात सहायक संधि की करते हैं, तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली के द्वारा किया गया है, लेकिन बेलेजली से भी पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। पेशवा की बात करते हैं तो ये 1802 में सम्मिलित हो गया था। सिंधिया की बात करते हैं तो ये 1804 में और भोसले 1803 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं चंद प्रगोद। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। ये इन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा था। बाद बाकी अशोक, कनिष्क ये सब जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो ये बनाया गया था कुषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात कुषाण वंश की करते हैं, तो कुषाण वंश के संस्थापक का नाम था कुजल कड़फिसेस और कुषाण काल में ही गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। अगर हम बात करते हैं कुषाण काल की,
तो चौथा ही बौद्ध संगति जो था वो कुषाण काल का ही एक शासक था कनिष्क, उसी के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस सरकार में रोलिंग प्लान मॉडल को अपनाया गया था। तो रोलिंग प्लान मॉडल जो अपनाया गया था वो जब प्रथम गौर कांग्रेसी सरकार आई थी मोरारजी देसाई की सरकार, तो उसी टाइम ये अपनाया गया था। मोरारजी सरकार का टेन्योर था 1979 से लेके 1977 से लेकर 1979 तक। मोरारजी देसाई जो सरकार थी वो प्रथम गौर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और ये प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भी प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो सर्वाधिक सोने के अगर सिक्के पूछे तब वो गुप्त वंश के शासनकाल में चला था, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और उसे कहा क्या जाता था, उसे दिनार कहा जाता था। अगर हम बात गुप्त काल की करते हैं तो गुप्त काल में ही चांदी के सिक्के को भी चलाया गया था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगर हम बात शुद्ध सोने के सिक्के की करते हैं तो शुद्ध सोने का जो सिक्का है वो कुषाण वंश में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर, मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला कर जकात, युद्ध में लूट का माल खुम्स, मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर खराज। ये गलत है क्योंकि ये हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दर जो था वो 1/4 से लेकर 1/3 था, लेकिन कुछ राजाओं ने इसे बढ़ाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था। तो ये इटली का यात्री था जो कि देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा है। तो ये सर्वाधिक रहा है संगम वंश का, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात संगम वंश की करते हैं तो जब 1336 में इसका स्थापना हुआ था, उससे लेके जब तक सालूब वंश नहीं आ जाता है 1485 में, तब तक संगम वंश ही था। संगम वंश की अगर हम बात करते हैं तो हरियर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था। संगम वंश था 1336 से लेकर 1485। अगर हम बात फिर करते हैं तो सेकंड नंबर पे आया सालूब वंश, ये था 1485 से लेकर 1506। फिर आया तुलुक वंश 1505 से लेकर 1565 और फिर आया आरबीडू वंश 1570 से लेकर 1672। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किस जगह है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात शेख निजामुद्दीन औलिया का करते हैं तो ये एकमात्र ऐसे चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। इनका जो जन्म था वो बदायूं में 1236 में हुआ था। इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था परंतु किसी के दरबार में नहीं गए थे। इन्होंने महबूब ए इलाही, जिसको ईश्वर का प्रिय, और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया को तो इनका एक प्रमुख शिष्य था जिसका नाम था अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है। फिर उसके पास 5 उत्पाद बच जाता है और मोहल्ले में 25 मकान है, तो ये 25 इंटू में 25 और प्लस में 5 हो जाएगा। तो 625 प्लस में 5, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 630। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए और उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल के लिए 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए का होगा। तो ये एक फार्मूला होता है। देखिए अगर बढ़त की दर है कितनी 4, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप सबको सबसे अच्छा इसका बनाने का तरीका जो है वो हो जाएगा x अपॉन में 104 अपॉन में 100 और पहले वाले में पावर 1 आएगा। दूसरे वाले किस्त के लिए अगर करोगे तो आ जाएगा 104 अपॉन में 100 और ये इसके पावर 2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 2550। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आपका आएगा 1352, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6 और 1/8 के अनुपात में है और इसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसके सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं का अंतर कितना है। पहले तो इसको आप 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 6:4:3। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी और छोटी भुजाओं, सबसे बड़ी हो जाएगा 6, सबसे छोटी हो जाएगा 3, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 3। नीचे आ जाएगा 6 + 4 + 3 यानी 13 और इंटू में 91। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, क्योंकि आंसर आएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है एक व्यक्ति ने 250 पुस्तकें बेची। मान लीजिए कि 250 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य था वो 250 ही रुपया था। 1 रुपये में वो एक पुस्तक बेच रहा था और फिर 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त हुआ, यानी 50 रुपये का उसको लाभ प्राप्त हुआ। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 250 माइनस में 50 यानी 200 रुपया। तो लाभ कितना होगा उसको? 50 इंटू में 100 और इंटू में अपॉन में 200। तो आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो आ जाएगा आंसर 25%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? अगर हम बात लोहे के अयस्क की करते हैं तो लोहा का जो अयस्क नहीं है वो देखिए हेमेटाइट Fe2O3 है, मैग्नेटाइट Fe3O4 ये भी है, सिकेराइट FeCO3 ये भी है, और बात करते हैं मेलेकाइट, ये मेलेकाइट नहीं है क्योंकि मेलेकाइट का फार्मूला होता है CuCO3 इंटू में COOH का होल 2, ये कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है हीरे का क्रिस्टल किस आकार का होता है? तो हीरे का जो क्रिस्टल होता है वो होता है चतुष्फलकीय और इसी आकार के कारण इसकी कठोरता का ये कारण होता है। यह कार्बन का एक अवरूप है और यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। अगर हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर की तो ये इसमें होता है कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर जो होता है वो 50 से 60% होता है, जिंक 35% और निकेल 15% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। तो एशिया का जो सबसे पुराना शेयर बाजार है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अगर हम बात अवसर लागत की करते हैं तो अवसर लागत का सिद्धांत दिया था ग्रॉडफ्रीड हैबरलर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, हाँ बिल्कुल है। बैंक नोट प्रेस देवास में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। देखिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, करेंसी प्रेस नोट नासिक, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है वैसे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंटीरियर गुड्स यानी निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 मैच करने कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मैच करेगा साहित्य के साथ और 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो एक मलयालम कवि को दिया गया है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है जो कि अमिताभ बच्चन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्न में से किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को, जो कि असम से बिलोंग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिमा दास से याद रखिएगा इनको 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और ये पहले ऐसे इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है IAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू एवं कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए अभी जो नया हमारा मैप आया है इंडिया का, मतलब जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर देने के बाद तो उसके बाद जो सिंधु नदी है वो है लद्दाख से होते हुए सीधे पाकिस्तान में घुस जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 4। सिंधु और सतलज जो है वो जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर की अगर राजधानी की बात करते हैं तो वो है एंटाना नैरोबी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात विक्टोरिया की करते हैं तब याद रखिएगा सेशल्स। अगर हम बात पोर्ट लुइस की करते हैं तो याद रखिएगा मॉरिशस। और अगर हम बात करते हैं नसाउ तो ये है बहामास का कैपिटल है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ हम लोग टेस्ट सीरीज 11 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।